नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मुझे उम्मीद है आप सभी खुश होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरी शुभकामनाएं आपके सभी के साथ। और मैं आपके साथ हमेशा सहयोग करता रहूं और आप जो भी समस्या हो तो मुझसे शेयर भी करें, जहां तक संभव हो मैं आपकी मदद भी करूंगा। और आज हम एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, अमर्त्य सेन पर। जानते हैं मित्रों कि अमर्त्य सेन एक बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं और आज अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनकी वैश्विक छवि है और साथ में उन्होंने भारतीय राजनीति और समाज का भी व्यापक अध्ययन किया। तो आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। नेट के सिलेबस में और स्कूल लेक्चर के सिलेबस में भी अब चेंज होगा तो उसमें भी आ सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले सिलेबस में पाठ्यक्रम में भी पूरा अमर्त्य सेन दे रखा है। तो हमने पिछली वीडियो में जैसे रजनी कोठारी पर चर्चा की है। तो एक मित्रों मैं आपसे बात करें तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ ना कुछ लिखता हूं, तो उसमें हो सकता है जो वीडियो में छूट जाता है, क्योंकि वीडियो एक लिमिटेड अवधि के लिए यूट्यूब पर डाली जाती है। तो उसमें कुछ भी जैसे एक्स्ट्रा नॉलेज रहती है, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप डिस्क्रिप्शन को खोल के अवश्य देखें, उसमें कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, तो आप उसको देखते रहें। अब हम अमर्त्य सेन पर आते हैं। तो अमर्त्य सेन के बारे में आपको मैं बताता हूं कि अमर्त्य सेन ने बहुत सारी अद्भुत पुस्तकों की रचना की है। सबसे महत्वपूर्ण उनकी एक पुस्तक है डेवलपमेंट एज फ्रीडम। जिस पुस्तक में उन्होंने विकासात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा दी, 99 में किताब लिखी थी। बेसिकली इसमें अद्भुत विकास की बात उन्होंने की। विकासात्मक स्वतंत्रता क्या है? उन्होंने कहा स्वतंत्रता का मतलब नकारात्मक स्वतंत्रता नहीं है, खाली बस योग्यतम की विजय नहीं है, छूट ही छूट नहीं है, हस्तक्षेप की नीति नहीं है। स्वतंत्रता का वास्तविक मतलब है सबकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो और सभी अपने विकास कर सके, चाहे गरीब हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे किसी भी स्थिति का व्यक्ति हो, वो भी अपना विकास कर सके, यानी कि वो सामर्थ्यवान बन सके अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ये उन्होंने कहा था। तो फिर द सेकंड किताब द आर्ग्यूमेंटिव इंडियन में उन्होंने भारतीय समाज की बहुत सारी समस्याओं पर चर्चा की थी। फिर अमर्त्य सेन ने किताब लिखी थी द आइडिया ऑफ जस्टिस 2009 में। इस पुस्तक में वो जॉन रोल्स के न्याय सिद्धांत की समीक्षा करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि जॉन रोल्स ने ए थ्योरी ऑफ जस्टिस किताब 1971 में लिखी थी और उसमें न्याय का सिद्धांत दिया था नरजातीय संघर्ष को दूर करने के लिए। नरजातीय संघर्ष का मतलब है अमेरिका में जैसे गोरे काले का संघर्ष, धर्म जाति प्रजाति के आधार पर जो संघर्ष होता है उसको नरजातीय संघर्ष कहते हैं, उसको दूर करने के लिए दिया था। क्योंकि अमेरिका में गोरे काले का संघर्ष काफ़ी लंबे समय से विद्यमान है। मार्टिन लूथर ने इसके लिए आंदोलन भी चलाया, फिर उनको मतदान का अधिकार मिला और उसके बाद आज देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे बने तो फिर प्रजातिवाद का कहीं ना कहीं वहाँ ज़्यादा आवाज़ उठने लगी है प्रजातिवाद के विरुद्ध और संघर्ष में वृद्धि देखने को मिलते हैं। अभी जॉन फ्लिट जो थे, एक शिक्षक थे, वो निग्रो थे, तो उनकी जिस तरीके से पुलिस हिरासत में मृत्यु हुई तो उसके बाद तो पूरा अमेरिका ही जल उठा था, वहाँ काफ़ी समस्याएं बन गई थी। तो उस नरजातीय संघर्ष को दूर करने के लिए जॉन रोल्स ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में न्याय का सिद्धांत दिया था। फिर बाद में उन्होंने एक किताब अगली लिखी थी 1985 में, जस्टिस एज फेयरनेस। उसमें उन्होंने बताया कि राज्य में किस प्रकार से न्याय लागू करें। फिर 97 में जॉन रोल्स ने किताब लिखी थी द लव ऑफ पीपल। उन्होंने बताया कि सामाजिक क्षेत्र में किस प्रकार से न्याय सिद्धांत लागू किया जाए। तो इस प्रकार से जॉन रोल्स ने न्याय सिद्धांत की व्यापक विवेचना की थी और उसमें मूल स्थिति की प्रकटना की। मूल स्थिति में बताया कि उन्होंने कि व्यक्ति अज्ञान के पर्दे के पीछे रहेगा, विवेकशील होगा, वो नैतिकता के बंधन में बंधा होगा, प्राथमिक वस्तुओं के बारे में, वितरण के बारे में नियम बनाएगा। प्राथमिक वस्तुएं एक्चुअली जॉन रोल्स संसाधन को नाम देता है प्राथमिक वस्तुएं। तो उसमें उन्होंने कहा था कि सामाजिक समझौते पर आधारित न्याय के नियम बनेंगे जो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति पर आधारित होंगे। फिर वो कहते भी हैं प्राकृतिक अवस्था या मूल स्थिति जिसे कहते हैं जॉन रोल्स, प्राकृतिक अवस्था से जॉन लोक ने कहा था कि मूल स्थिति में जो व्यक्ति न्याय के नियम बनाएंगे वो कहीं ना कहीं दो प्रकार के नियम बनाएंगे। पहला, समान स्वतंत्रता का नियम, सभी को समान स्वतंत्रता दे दी जाएगी, जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट में जो स्वतंत्रता दी गई है वो वाली। उसके बाद सामाजिक आर्थिक नियम बताया। सामाजिक आर्थिक नियम में दो नियम बताए थे उन्होंने। पहला नियम तो है तर्कसंगत भेदभाव का नियम, आरक्षण का नियम,
कि आरक्षण दे दो, दूसरा अवसर की समानता का नियम। लेकिन जॉन रोल्स जब उनको लागू करने की बात करता है तो कहता है पहले तो समान स्वतंत्रता दो, फिर अवसर की समानता, आरक्षण को तीसरे नंबर पर लागू करो, सबसे लास्ट में। तो बस यही कंट्राडिक्शन रखते हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन कहते हैं जॉन रोल्स क्या करते हैं, आरक्षण को सबसे लास्ट में लागू करते हैं, जबकि आरक्षण को सबसे पहले देना चाहिए। अगर आरक्षण को सबसे अंत में लागू करेंगे तो इससे पिछड़े वर्गों का उत्थान नहीं होगा। जो उपेक्षित वर्ग है, वंचित वर्ग समूह है, उससे विकास नहीं कर पाएगा। वंचित वर्ग का विकास तभी होगा जब हम शुरू से आरक्षण देंगे। तो सिंपल मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। जैसे सिंपल असिस्टेंट प्रोफेसर की अभी वैकेंसी निकली हुई है, इसमें शुरू से ही आरक्षण है, फीस में भी छूट है। तो बेसिकली जॉन रोल्स कहते हैं नहीं, यहाँ पर छूट ना दी जाए, शुरू में कोई SC ST OBC नहीं, आयु में भी छूट नहीं, फीस में भी छूट नहीं, किसी चीज़ में छूट नहीं, सब समान। उसके बाद परीक्षा ले ली जाए, परीक्षा लेने के बाद अंतिम रिजल्ट निकले तब आरक्षण लगाओ। लेकिन अमर्त्य सेन कहता है शुरू में ही आरक्षण की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वास्तव में एक पिछड़ा और वंचित वर्ग समूह का जो विद्यार्थी है वो विकास तभी कर सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी तभी कर पाएगा, पहले उसे आयु में छूट मिले। क्योंकि जहाँ पढ़े लिखे उच्च वर्ग का बच्चा वो 3-4 साल का स्कूल जाने लगता है, लेकिन गांव में देखते हैं 6 साल से पहले सोचते भी नहीं। और जो वंचित वर्ग के बच्चे को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो फीस भी वो कहाँ से लाएगा, और फिर उसे छात्रवृत्ति नहीं मिली तो कोचिंग भी कहाँ से करेगा, तो नेट के लिए भी पैसे कहाँ से लाएगा, उसके पास मोबाइल भी है कि नहीं है, ये भी समस्या। आप कह देते हैं कि वास्तव में ये क्रांति आ गई, लेकिन अभी भी गाँव में सभी बच्चों के पास तो मोबाइल नहीं है, और वास्तव में एंड्रॉयड मोबाइल होना और मुसीबत है, और उसमें नेट होना और मुसीबत है। तो ये सारी चीज़ें कहता है, इसलिए कहते हैं अमर्त्य सेन कि आरक्षण को शुरू से ही लागू करना चाहिए। फिर इसमें पुस्तक में जो है द आइडिया ऑफ जस्टिस 2009 में लिखी गई है, इसमें बेसिकली कहते भी हैं कि जो हमारा जो कौटिल्य है वो कहीं गुना महान है मैकियावेली की तुलना में। कौटिल्य कल्याणकारी राज्य की बात करता है और कहता भी है प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है। फिर ये जो पुस्तक आप लास्ट वाली देख रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उन्होंने जियान द्रेजे के साथ मिलकर लिखी है। जीन द्रेजे लिखा भी हुआ है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। जियान द्रेजे वही हैं जो मनरेगा के जनक हैं, मनरेगा की अवधारणा हमारे आई है उसके जनक हैं। उसी के साथ को ऑथर के रूप में अमर्त्य सेन ने किताब लिखी। किताब का नाम है एन अनसर्टेन गैलोरी इंडिया एंड इट्स कंट्राडिक्शन। तो ये बुक भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इससे पता चलता है कि भाई जो अमर्त्य सेन का योगदान विभिन्न प्रकार से है, तो कहीं ना कहीं अरविंद पनगड़िया के साथ भी काम किया और इनके जियान द्रेजे के साथ भी उन्होंने काम किया। तो एक अद्भुत विचारक हैं, अद्भुत नायक कह सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आज एक सामाजिक न्याय की बात करके कहीं ना कहीं राजनीति सिद्धांत को मजबूत कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात भारत का नाम भी रोशन कर रहे हैं। तो पूरे वैश्विक स्तर पर कहीं ना कहीं इनकी एक स्पष्ट छवि है। तो आइए मित्रों, हम अमर्त्य सेन का PPT किट के माध्यम से थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा पॉलिटिकल व्यू देने की भी कोशिश करते हैं। अमर्त्य सेन एक समतावादी विचारक है। अब मित्रों आपको पता है ना, समतावाद जो है वो सकारात्मक उदारवाद की पुनरावृत्ति है। अगर आप उदारवाद का विकास देखते हैं तो उदारवाद का विकास में मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। उदारवाद में पहले परंपरागत उदारवाद आया था, उसके बाद सकारात्मक उदारवाद आया था। जब मार्क्स ने आलोचना की थी तो उसके बाद सकारात्मक उदारवाद आया। सकारात्मक उदारवाद के बाद जब वैश्वीकरण आया तो वापस परंपरागत उदारवाद की मांग होने लगी, यानी कि योग्यता की मांग होने लगी। कहा आरक्षण नहीं होना चाहिए। परंपरागत उदारवाद योग्यता पर ही बल देता है और आरक्षण का विरोध करता है, आरक्षण का विरोध करता है। तो इसलिए स्वेच्छातंत्रवाद आ गया। स्वेच्छातंत्रवाद यही बातें करता है, योग्यता योग्यता योग्यता। तो आइजिया बर्लिन, रॉबर्ट नोजिक जैसे विचारक स्वेच्छातंत्रवादी हैं, वो उनका उद्भव हुआ और कहीं ना कहीं उनके प्रभाव में वृद्धि हुई। फिर लेकिन इसकी भी आलोचना होने लगी तो समतावाद आया। समतावाद से ये अमर्त्य सेन, जॉन रोल्स ये जुड़े हुए हैं। ये वास्तव में समतावाद सकारात्मक उदारवाद की पुनरावृत्ति है। ये योग्यता के साथ साथ आरक्षण को भी महत्वपूर्ण मानते हैं और कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं, और कल्याणकारी राज्य के समर्थन के साथ साथ कहते हैं स्वतंत्रता और समानता पूरक हैं, यानी कि समानता को महत्वपूर्ण मानते हैं, आरक्षण को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये बेसिकली तो आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसमें आपको गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। अब मित्रों हम थोड़ा अमर्त्य सेन के बारे में आते हैं कि ये सारी बातें तो अमर्त्य सेन स्वीकार करते हैं। बेसिक पॉइंट है योग्यता और आरक्षण में समन्वय पर बल, कल्याणकारी राज्य का समर्थन, वो भी स्वतंत्रता और समानता को पूरक मानते हैं अमर्त्य सेन। अब हम अमर्त्य सेन की कुछ पर्सनल जिंदगी के बारे में चर्चा करते हैं।
अमर्त्य सेन का जन्म 1933 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। वो समतावादी हैं, ये मैंने आपको बता दिया। फ्रांस सरकार के वित्तीय सलाहकार भी रह चुके हैं। 1998 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, 1999 में भारत रत्न। अब इनकी किताब भी हैं, किताबें मैंने आपको अभी बताई थी। डेवलपमेंट एज फ्रीडम 99 की किताब है, 99 की। द आर्ग्यूमेंटिव इंडियंस 2005 की है, मैंने चित्र भी बताया था, द आइडिया ऑफ जस्टिस, और ये किताब भी है, तो ये 2009 की है। तो किताब तो मैं आपको दोबारा से, अगर आपको दिक्कत आती है तो बता देता हूँ, तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेनी है। ये देखिए, तो डेवलपमेंट एज फ्रीडम 99 की है, और ये आर्ग्यूमेंटिव इंडियम 2005 की, और ये 2009 की। सन भी आप ध्यान रख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आपको मैंने ये सारी बातें बता दी। अब हम आगे आते हैं, इनके विचार क्या क्या है अमर्त्य सेन के। अमर्त्य सेन अकाल या फेमिन का विशेष अध्ययन करते हैं। आप देखते हैं विकासशील देशों में, अकाल तो खैर विकसित देशों में पड़ता है, लेकिन उनका प्रबंधन व्यवस्था इतनी अच्छी होती है कि वो तुरंत उस समस्या का समाधान कर लेते हैं। अकाल का नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है। जैसे अभी उत्तराखंड में हिमस्खलन आया है, तो काफ़ी समस्याएं वहाँ बढ़ने लगी हैं। तो भारत में अपील पे अपील की जा रही है कि विकास कैसे हो, समस्या का निदान कैसे हो अकाल का। तो अकाल के नकारात्मक प्रभाव को रोकने के अमर्त्य सेन ने बहुत सारे उपाय बताए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया खाद्य सुरक्षा। भाई सबको रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था होनी चाहिए। एक जो नकदी स्थानांतरण है, उससे समस्या का निदान नहीं होता कि सिंपल पैसे अकाउंट में डाल दिए। अब बेचारा वो कहाँ ढूंढेगा गाँव में, पैसे तो हैं लेकिन ढाबा नहीं है। तो आप उसको निश्चित कच्ची सामग्री, खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, वो बेटर है, ये बेसिकली कहते हैं। फिर स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा होनी चाहिए। स्वास्थ्य के पर्याप्त संसाधन 24 घंटे उपलब्ध रहने चाहिए। उदारवादी राजनीति, राजनीति उदार रहनी चाहिए, निरंकुश नहीं रहनी चाहिए। जहाँ लोकतंत्र रहेगा, जनता के प्रति शासन उत्तरदायी रहेगा, वहीं अकाल को आसानी से रोका जा सकता है। और प्रेस की स्वतंत्रता भी हो, ये भी महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि अगर वास्तव में मीडिया स्वतंत्र नहीं है, मीडिया पर निरंकुश नियंत्रण है, तो मीडिया वो बातें नहीं बताएगा। अकाल के नकारात्मक प्रभाव क्या क्या हैं, कहते हैं ये सामने आने चाहिए मीडिया द्वारा कि भाई यहाँ पर ये नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है अकाल से, यहाँ समस्या बनी हुई है, यहाँ खाने की समस्या है, यहाँ वास्तव में स्वास्थ्य की समस्या है। तो मीडिया ये आसानी से बता सकती है, लेकिन आज मीडिया भी टीआरपी का चक्कर पड़ता है तो पूरा नहीं बताती है। तो वो ये कहता है ये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अकाल तभी रुकेगा जब हम सारी ऐसी व्यवस्थाएं कर लेंगे। दूसरा, वो सामाजिक पसंद का सिद्धांत देता है। एक्चुअली मित्रों, पहले कैरो एक विद्वान हुए थे, उन्होंने नाम भी लिखा हुआ है, केनेथ एरो। तो बेसिकली केनेथ एरो 1951 में एक विकल्प का सिद्धांत देते हैं, मतदान विकल्प का। तो कहते हैं कि आदमी के सामने जितने विकल्प रहेंगे उतना बेटर आदमी निर्णय ले पाएगा। इसको जो अमर्त्य सेन है, इसे सामाजिक पसंद के सिद्धांत में परिवर्तित कर देते हैं और कहते हैं कि जो मतदान की जो पसंद है ना, उसमें सामाजिक कल्याण भी होना चाहिए और सामाजिक कल्याण को वरीयता दी जानी चाहिए, ऐसा अमर्त्य सेन कहते हैं। उसके बाद अमर्त्य सेन तमिलनाडु मॉडल का समर्थन करते हैं। अब तमिलनाडु मॉडल क्या है, गुजरात मॉडल क्या है, आप जानते हैं गुजरात मॉडल कहीं ना कहीं वैश्वीकरण और पूंजीवाद पर आधारित है भारत में, और जो तमिलनाडु मॉडल है वो सामाजिक न्याय, रोटी कपड़ा मकान पर आधारित है। तो जितने भी ये समतावादी हैं सब तमिलनाडु मॉडल का समर्थन करते हैं। गांधीवादी हैं वो भी तमिलनाडु मॉडल का करते हैं। अब जैसे मैं कई बार मैं भी तमिलनाडु मॉडल का समर्थन कर देता हूँ, तो आप कहते हैं गुरुजी आप तो वैश्वीकरण की बात ही नहीं करते हो। भाई वैश्वीकरण अच्छी बात है, हम कहते हैं वैश्वीकरण अपनाना चाहिए, लेकिन सने सने अपनाना चाहिए, अपनी संस्कृति के अनुकूल अपनाना चाहिए। अंधी दौड़, अंधी प्रगति नहीं करनी चाहिए। यही बात कहीं ना कहीं हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये तमिलनाडु मॉडल की बात करते हैं। तो बेसिकली कहते हैं सामाजिक न्याय, माइक्रो जो सुधार है वो ज़्यादा करने चाहिए। भाई छोटे उद्योग और कृषि पर हमें ध्यान देना चाहिए। अपने गांव को मजबूत करें, अपनी संस्कृति के अनुकूल जो उद्योग है उनको मजबूत करें, क्योंकि वो हिलने वाले नहीं हैं। अब देख रहे हैं कोविड के काल में सारी अर्थव्यवस्थाएं, फैक्ट्री, बड़े बड़े उद्योग बंद हो गए, लेकिन गाँव का किसान काम करता रहा। छोटे जो उद्योग थे, पंचर वाला था या वास्तव में डेयरी वाला था, छोटे छोटे थे, वो भी अपने आसानी से सेटल भी हो गए और काम भी चले। लेकिन बड़े उद्योग को तो हालत जो ही है वो आपके सामने है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, आप स्वयं आपने अभी जस्ट ही देखा है। तो ये है, तो कहते हैं तमिलनाडु मॉडल अपनाना चाहिए। तो तमिलनाडु मॉडल के साथ ही एक अवधारणा देते हैं, सामर्थ्यवान न्याय की अवधारणा। सामर्थ्यवान न्याय की अवधारणा में वो कहते हैं कि न्याय का मतलब है हम किसी को अपनी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के लिए सामर्थ्यवान बना दे। जैसे मेरे गुरुजी कहते थे कि अगर किसी के साथ आपकी शत्रुता हो तो उसको फ्री में 5,000 रुपये दे दो, और वो 5,000 रुपये लेकर
बेसिकली गलत काम करेगा और कहीं ना कहीं ख़त्म करके बस वो आते बेकार पड़ जाएंगी। अगर उसको कोई रोज़गार खोल देते हो 5,000 में, तो उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी, वो सामर्थ्यवान बन जाएगा, वो फिर निरंतर आगे प्रगति करता जाएगा। 5,000 से रोज़गार से 10,000 का रोज़गार बनाएगा, 20,000 का बनाएगा। तो यही सामर्थ्यवान न्याय है कि सबको रोटी कपड़ा मकान के लिए योग्यता प्रदान करना, ताकि वो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, यानी कि रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना। तो यही सबसे बड़ा सामर्थ्यवान न्याय बात है, जो सकारात्मक अधिकारों पर आधारित है। इसके बाद अब ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, अवधारणा कब आई, किसने दी, तो अमर्त्य सेन ने दी। क्वेश्चन पहले नेट में आ भी चुका है, तो आप इसमें परेशान भी मत होना। फिर विकासात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा का भी क्वेश्चन आई है, इसमें पहले आ चुका है। ये भी मेनली अमर्त्य सेन की पुस्तक में डेवलपमेंट एज फ्रीडम उसमें है। तो वो कहते भी हैं स्वतंत्रता का मतलब खाली घूमना फिरना, ये नकारात्मक स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता का वास्तविक मतलब है रोटी कपड़ा मकान होना, या ताकि आदमी अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। सकारात्मक अधिकार होंगे तो व्यक्ति अपने आप नकारात्मक अधिकार ले लेगा। तो सिंपल है, भूखे पेट भजन ना गोपाला। तो पहले कुछ खाने को हो, उसके बाद ही विकास होता है। तो पहले रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था हो, तो आदमी नकारात्मक स्वतंत्रता अपने आप प्राप्त कर लेगा। तो विकासात्मक स्वतंत्रता तात्पर्य है सकारात्मक स्वतंत्रता से है, सकारात्मक अधिकारों से है, रोटी कपड़ा मकान जैसे अधिकारों से है। ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है। अब अगला जो इनका इम्पोर्टेंट अवधारणा थी, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा थी। तो मैं मानव विकास सूचकांक ये किसके साथ मिलकर देते हैं, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, उनके साथ मिलकर देते हैं। तो महबूब उल हक जो है उसके साथ मिलकर 1990 में ये HDI की अवधारणा, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा, ये मैगजीन में भी आती है। अगर आप देखें तो हर साल इसका UNDP अब आकलन कर रही है 1995 से, लेकिन इन लोगों ने 1990 में ही दे दिया था अवधारणा, अमर्त्य सेन ने और पाकिस्तानी जो अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक। इसमें दो अन्य विद्वानों का भी योगदान है, कहीं आपसे और गहन रूप से पूछ ले तो मेघनाथ देसाई और गुस्ताव रोनिस, इन्होंने भी HDI के विकास में योगदान दिया है। भाई अमर्त्य सेन तो है, यानी कि 4 लोगों का योगदान हो गया, अमर्त्य सेन, महबूब उल हक और मेघनाथ देसाई और रोनिस। तो देसाई और रोनिस ये 4 लोगों का इस अवधारणा के विकास में कहीं ना कहीं योगदान रहा है। ये अवधारणा आई कब, 1990 में, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन UNDP इसका आकलन कब से कर रही है, 1995 से कर रही है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इसमें HDI में जो आकलन विकास का किया जाता है वो 3 आधारों पर किया जाता है, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा। पहला जीवन प्रत्याशा, फिर प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा। ये आपको ध्यान भी है। जीवन प्रत्याशा कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को प्रकट करता है, शिक्षा सामाजिक विकास को प्रकट करती है, प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास को। यानी कि ये कुल मिला के अर्थशास्त्र में एक कॉन्सेप्ट चलता है, वृद्धि और विकास। अब आप सुन लीजिए, वृद्धि में तो आर्थिक पक्ष को ही खाली देखा जाता है, विकास में सभी पक्षों को देखा जाता है। इसका मतलब जॉन रोल्स विकास की बात करता है, वृद्धि की बात नहीं करता। वृद्धि का तत्व तो है इसमें, प्रति व्यक्ति आय, लेकिन ये जीवन प्रत्याशा और शिक्षा को शामिल करके वास्तव में समाज के विकास के अध्ययन करने पर बल देते हैं। तो इसमें राष्ट्रों के विकास का अध्ययन UNDP कर रही है। HDI का मान 0 से 1 के बीच में होता है, 1 का सर्वाधिक मान होना, 0 सबसे कम होता है। तो लगभग 187-88 देशों का आकलन इसमें किया जाता है, UNDP हर साल करती है। तो ये आपको सारी बातें ध्यान रखनी चाहिए। अब हम आगे आते हैं कि अमर्त्य सेन पर। तो इन्होंने किताब लिखी द आइडिया ऑफ जस्टिस 2009 में। इसमें मैंने आपको अभी बताया, इसमें जॉन रोल्स के न्याय सिद्धांत की समीक्षा करता है और बताता है कि जॉन रोल्स न्याय को, आरक्षण को सबसे लास्ट में लागू करने की बात करता है, जबकि आरक्षण को सबसे पहले प्रदान करना चाहिए। जॉन रोल्स क्या कहता है, आरक्षण को कब लागू करो, एग्जाम भरते समय मत करो, फॉर्म भरते समय नहीं लागू करना चाहिए, परीक्षा देते समय भी लागू, जब परिणाम आए उस समय आरक्षण लागू करो। तो अमर्त्य सेन कहता है नहीं, फॉर्म भरते समय ही आरक्षण होना चाहिए, तभी पिछड़े वर्गों का विकास हो सकता है, वंचित समूह का विकास हो सकता है, नहीं तो वंचितों की संख्या बढ़ती ही जाएगी, वंचित और परेशान हो जाएगा। ये बात अमर्त्य सेन कहता है। तो अमर्त्य सेन
जॉन रोल्स के बारे में कहता भी है, वो बांसुरी तो बांटता है, बजाना नहीं सिखाता। इसका मतलब वो आरक्षण की बात तो करता है लेकिन आरक्षण को क्रियान्वित नहीं करना चाहता, उसकी मूल भावना पर ठेस पहुंचा देता है, ऐसा अमर्त्य सेन कहते हैं। फिर अमर्त्य सेन उसकी मूल स्थिति थी जो प्राकृतिक अवस्था, उसको भी काल्पनिक ठहराते हैं। मूल स्थिति में वो कहता भी है कि मूल स्थिति में जाकर, मूल स्थिति का मतलब यहाँ प्रागैतिहास काल वाली अवस्था से कल्पना ही करते हैं जॉन रोल्स, तो कहते हैं कि बेसिकली मूल स्थिति में की जो परिकल्पना है वो काल्पनिक है। उसमें जॉन रोल्स कहते हैं कि व्यक्ति उसमें अज्ञान के पर्दे के पीछे में रहेंगे, नैतिकता के बंधन से बंधे रहेंगे, सामाजिक समझौते के माध्यम से प्राथमिक वस्तुओं के वितरण के बारे में न्याय के नियम बनाएंगे। तो कहते हैं कि ये पूरे काल्पनिक विचार हैं कहीं ना कहीं जॉन रोल्स के। लेकिन लास्ट में वो अमर्त्य सेन जॉन रोल्स की प्रशंसा भी करते हैं। वो कहते हैं कि आज के पूंजीवादी वैश्वीकरण युग में उसने आरक्षण की बात की, एक अच्छी शुरुआत है, अच्छा पहल है, फिर भी उसका न्याय सिद्धांत अन्य न्याय सिद्धांतों की तुलना में श्रेष्ठ है। तो ऐसा नहीं है कि खाली कमियां बताते हैं, उनके गुण भी बताते हैं। फिर एक अच्छी बात और बता देते हैं कि बेसिकली कौटिल्य और मैकियावली का भी तुलनात्मक अध्ययन कहीं ना कहीं अमर्त्य सेन करते हैं। आइडिया ऑफ जस्टिस में काफ़ी हद तक कहते हैं, वो कहते हैं कि मैकियावली की तुलना में कौटिल्य अधिक महान है। आप जानते हैं निकालो मैकियावली का नाम सुना होगा, जो इटली के विचारक थे, जो शक्ति पर बल देते हैं और शासक को भी शक्ति पर आधारित सफलता के सूत्र की बात करते हैं। कहते हैं शेर लोमड़ी की नीति अपनानी चाहिए, निरंतर शक्ति का अर्जन करना चाहिए। उन्होंने मैकियावली ने खाली शक्ति की बात अपनी प्रिंस पुस्तक में की थी, लेकिन कौटिल्य अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कल्याण की बात भी करते हैं। वो कहते भी हैं कौटिल्य, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है, यानी कि जिसमें प्रजा सुखी रहेगी तभी राजा सुखी रहेगा। तो ये बात कहीं ना कहीं अमर्त्य सेन को अच्छी लगी, इसलिए कहते हैं कौटिल्य कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। तो अब मित्रों एक बात और कर देते हैं कि बेसिकली अमर्त्य सेन मोदी सरकार जी की नीतियों से या केंद्र सरकार की वर्तमान सरकार से की नीतियों की भी आलोचना करते हैं। जैसे नोटबंदी की उन्होंने काफ़ी आलोचना की थी। उन्होंने कहा नोटबंदी एक तरफ से दागी गई मिसाइल है, कहाँ गिरेगी पता नहीं। तो भाई कहाँ गिरेगी ये पता नहीं है, तो ऐसा बेसिकली अमर्त्य सेन कहते हैं। तो अमर्त्य सेन ने ये सारी बातें कही, तो ये ध्यान रखना। बाकी वो उनके जीएसटी वाली नीति से भी इतने ज़्यादा खुश नहीं है और वर्तमान में जो वैश्वीकरण की नीतियाँ उनसे भी खुश नहीं है। वो सामाजिक न्याय पर आधारित कार्य ज़्यादा करना चाहते हैं। तो ये कोई सरकार का विरोध नहीं है, विचारों का विरोध रहता है, हर व्यक्ति का दृष्टिकोण रहता है, विकास का उनका अपना दृष्टिकोण है। और लेकिन वो भारत के बारे में इसलिए कहते हैं कि भारत में 1 अरब 34 करोड़ लोग हैं और इसमें से अधिकांशतः या तो गरीबी रेखा पर हैं या निम्न मध्यम वर्ग हैं। और वो कोविड जैसी स्थितियों में तो निम्न मध्यम वर्ग भी वास्तव में अब गरीबी रेखा पर भी आ गया है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वो कहते हैं कि हमें छोटे छोटे उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए ताकि हमारे यहाँ स्वावलंबन और विकास पनप सके, क्योंकि हमारी संस्कृति के अनुकूल हम विकास सहजता के साथ कर लेंगे और बड़ी कंपनियां और बड़े लोगों के साथ एडजस्ट करना इतनी बड़ी जनसंख्या का थोड़ा मुश्किल भी होता है। तो ये सारे विचार अमर्त्य सेन के हैं, आपको पसंद आए होंगे मित्रों। तो आपको ये सारे ध्यान रखने हैं। तो ये सीबी मैकफरसन भी लिखे हुए हैं, सीबी मैकफरसन के बारे में भी अगर सुनना चाहते हो, ये भी अमर्त्य सेन की भांति समतावादी हैं, कनाडियन विचारक हैं। तो ये भी जॉन लॉक की और पूंजीवाद की आलोचना करते हैं। कहते भी हैं कि पूंजीवाद जो है वो स्वतमूलक व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है। स्वतमूलक व्यक्तिवाद का मतलब स्वार्थ को बढ़ावा देता है। तो कहते हैं व्यक्ति में स्वार्थ को बढ़ावा देकर समाज से अलग कर देता है, जिसमें व्यक्ति के सामने समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो बेसिकली ये सारे ध्यान रखना कि भाई अमर्त्य सेन बहुत ही भारतीय अच्छे विचारक हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के, भारतीय संविधान के और भारतीय मूल्य और संस्कृति के अनुकूल विचार व्यक्त करते हैं। तो मित्रों हम आगे भी वीडियो बनाएंगे सीपी भामरी पर या अन्य जो विचारक आपके छूट रहे हैं, कोशिश करेंगे और आप पर सबके सामने रहेंगे। और लाइव क्लास भी आपकी 1 मार्च को शुरू हो जाएगी। तो उसमें मैं पेमेंट नहीं लूँगा, तो आपको जो टॉपिक हैं वो आप भेजते रहना, मुझे लिखते रहना, ताकि मैं उन पर ध्यान दूं। और इतने हमारा ऐप भी सामने आ जाएगा, उसमें थ्योरी वाला पोर्शन भी ऐप के माध्यम से वो पेड रहेगा, जो ऐप क्या है। लेकिन यूट्यूब पर हम जो भी ऑनलाइन क्लास लेंगे उसमें हम चार्ज नहीं लेंगे। आप टॉपिक बताना, हम आपकी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।